और अब बात करने के लिए हमारे साथ हैं विवेक चट्टोपाध्याय, प्रोग्राम मैनेजर सीएससी। विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों से जवाब मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार वो कदम उठाने की बात कह रही है। आपका दिल्ली की हवा पर असेसमेंट क्या है? देखिए, ये वर्ष प्रतिवर्ष इसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। 1998 से ये मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में एयर पॉल्यूशन का। पहले एमसी मेहता केस चला और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वादा किया सुप्रीम कोर्ट में कि वो एक संस्था इस्टेब्लिश कर रही है जिसका नाम है कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी अपने सर पे ली और उन्होंने ये वादा भी किया कि हम राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे इस पूरे क्षेत्र में। तो मेरे ख्याल से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है या इफेक्टिवली नहीं कर पा रही है कि प्रदूषण नियंत्रित हो। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि वर्ष प्रतिवर्ष इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भले ही हम दावा कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमने प्रदूषण कम किया है, परंतु हम सेफ लेवल से जिस लेवल में हमें सेफ्टी होनी चाहिए प्रदूषण की, उसके लिए अचीव करने के लिए 60% हमें गिरावट करनी है। और कल जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्टडी आई है उसमें खास बात कही गई है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 दोनों का दुष्प्रभाव दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, सारे लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें नियमों को काफी सख्ती से इम्प्लीमेंट करना होगा। और जहां भी ढिलाई हो रही है, विशेष रूप से एनसीआर क्षेत्र में और दिल्ली में, जहां हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं या इंडस्ट्रीज मानक नहीं पूरे कर पा रहे हैं, गैस की सप्लाई समय पे नहीं हो पा रही है, जेनसेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, गार्बेज बर्निंग हो रही है, पूरे क्षेत्र में कई जगह हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये नाकामियां हमें दूर करनी होगी, तब जाके ही हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। सिर्फ फार्मर्स को या किसानों को दोष देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि जब गार्बेज बर्निंग या ये फार्म फायर्स या खेतों में जब जलना बंद हो जाता है, उसके बावजूद दिल्ली की हवा प्रदूषित रहती है। तो मेरे ख्याल से काफी प्रयास हमें सख्ती से इम्प्लीमेंट करने होंगे, तब जाके इस लैंडलॉक्ड एरिया में हम एयर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि यही सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता थी कि दावे सब लोग कर रहे हैं लेकिन जमीन पर इतना असर नहीं हो रहा है। और अब जिस तरह से रिस्पांस होता है सरकारों का इस पर पोल्यूशन को रोकने के लिए, क्या उसकी समीक्षा का समय आ गया है? ग्रैब के नियमों की समीक्षा का समय की जरूरत है? ग्रैब के नियमों में समीक्षा की जरूरत इस लिहाज से जरूरी है कि दिल्ली में अगर आप हॉटस्पॉट्स देखें तो 40 जगहों में मॉनिटरिंग होती है। उसमें 13 से ज्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे एरियाज से। तो उन क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से ग्रैब जो है वो तो एक इन जनरल दिल्ली एनसीआर के लिए हमने बनाया है, परंतु इन पॉकेट्स के लिए जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है वहां हमें अलग तरह का प्लान जो है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो है, उसे न सिर्फ विंटर में इम्प्लीमेंट करना है, हमें साल भर इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो नाकामियां हैं कि हम साल भर काम नहीं कर पाते हैं, और ये जो फायर फाइटिंग या आग लगने के बाद जो हम कुआं खोदने जाते हैं, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्रयास हमें शुरू से करने होंगे और ग्रैब को हमें सख्ती से लागू करना होगा। बिल्कुल। आखिर में दिल्ली के लिए एक स्टडी आई कि ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा घातक है जो प्रदूषण बढ़ा रहा है। क्या सुझाव सरकारों को देंगे आप? दिल्ली सरकार को एक जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो टारगेट उन्होंने बनाया है, उसे मेरे ख्याल से टाइमलाइन को और भी सख्त करना होगा। हमें टैक्सीज हुए, प्राइवेट व्हीकल्स हुए, इनमें इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ानी होगी। और हमें विश्व के उन देशों से सीखना पड़ेगा कि जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं
या फिर एक नियम तय कर लिया है कि साल भर में जितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसका एक हिस्सा जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड होंगे। जितना जल्द से जल्द हम पेट्रोल और डीजल व्हीकल से दूर जाते हैं वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि बहुत बड़ी विफलता ये रही है कि हम मेट्रो के भरोसे रहते हैं और मेट्रो सिर्फ लोड नहीं ले सकता है लोगों के ट्रांसपोर्टेशन का। और शहर के सारे रास्ते लगभग जो आबादी के करीब हैं, और ये हेल्थ स्टडीज बताती हैं कि आबादी जितनी सड़कों के पास रहती है वो प्रदूषण बहुत ज्यादा सांस के द्वारा वो लेते हैं और उनमें बीमारियां होती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक को बहुत सख्ती से डील करना होगा। इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हमें टाइट करने होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ानी होगी, पब्लिक बसेस की संख्या 2001 में टारगेट था कि 10,000 होने चाहिए, आज 2023 हो गया, हम टारगेट पूरा नहीं कर पाए। क्या हमारे पास धन की कमी है? धन की कमी नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल के जो चार्जेस लिए जाते हैं ट्रक्स से या फिर दूसरे साधनों से वो जमा होते जा रहे हैं, वो अनयूटिलाइज्ड रह जाते हैं। हम बस क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? इसके लिए पीछे क्या कारण है? मेरे ख्याल से इसमें सोचने की जरूरत है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो है, नेशनल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, उसको ये सोचना होगा कि एनसीआर को दिल्ली से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे कनेक्ट करें। तो मेरे ख्याल से ये जो नेटवर्क है इसको पूरा इस्टेब्लिश करना होगा और पूरे साल भर का समय हमें मिलता है, उसमें हम काफी कुछ कर सकते हैं, परंतु मेरे ख्याल से संज्ञान नहीं लेते हैं सरकारें, जी या फिर वो ये इंतजार करती हैं कि जब स्थिति खराब होगी तब हम सोचेंगे। मेरे ख्याल से उस जी मानसिकता से हमें दूर जाना होगा। बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जो ट्रांसपोर्टेशन इतनी बड़ी समस्या है उस ओर अब ध्यान देने की ज़रूरत है और सख्ती से कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर पैसा आया हुआ है तो क्यों नहीं खर्च किया जा रहा, क्यों नहीं और बसेस ली जा रही हैं।